क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा लेकिन हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हमने कल तक लवक देख रहे थे और लवक में हमने अवर्णीय लवक देख लिया था। अवर्णीय लवक के 3 पार्ट थे। कौन कौन से? एमाइलो, इलियो और एल्यूरो। एमाइलो का क्या कार्य था? कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करना। उसके बाद में देखा था इलियो, इलियो का क्या कार्य था? वसा को संग्रहित करना। उसके बाद में देखा था एल्यूरो, उसका कार्य था प्रोटीन को संग्रहित करना। इन चीज़ों को हमने देख लिया था। आज देखेंगे वर्णीय लवक के बारे में और हरित लवक के बारे में। वर्णीय लवक को कहेंगे क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। इनको याद रखना है, ये क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें क्या होगा? इसमें कलर पाए जाएंगे, लेकिन कौन सा कलर नहीं पाया जाएगा? ग्रीन कलर, अर्थात हरा कलर नहीं पाया जाएगा। हरे कलर का कौन सा होगा? हरित लवक होगा। और बाकी जो भी कलर है वो वर्णीय लवक में पाए जाएंगे। और इसमें केवल कौन सा कलर पाया जाएगा? हरित लवक। इसमें लिखेंगे वर्णीय लवक के बारे में। पहले तो इसमें लिखेंगे, पहले तो सेकंड नंबर से वर्णीय लवक क्या कहेंगे? वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट। इसमें देखेंगे कि यह लवक हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों में पाया जाता है। अर्थात इसमें कौन सा कलर नहीं पाया जाएगा? हरा कलर या हरा वर्णक। इसमें बोल सकते हैं क्या? वर्णक। हरा वर्णक या हरा रंग को छोड़कर सभी रंगों में पाया जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि अब पौधा का कौन सा भाग होगा जिसमें कलर पाए जाएंगे। जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में क्या होता है? कलर पाए जाते हैं। फ्रूट मतलब फल। इसके बाद में फ्लोर यानी फूल, फूलों में क्या पाए जाते हैं? कलर पाए जाते हैं। अलग अलग कलर के फूल होते हैं और अलग अलग कलर के फल होते हैं। तो एक पौधे के किस भाग में पाया जाएगा? फलों में और फूलों में। तो इसमें लिख लेंगे कि यह वर्णक पादप के फलों व फूलों में पाया जाता है। यह वर्णक पादप के फलों व फूलों में पाया जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्या? थर्ड नंबर था हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये वर्णीय लवक ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें यही 2 ही लाइन आएगी बस। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पूछ सकता है कि वर्णीय लवक किस में पाए जाएंगे? फलों और फूलों में। थर्ड नंबर देखेंगे हरित लवक। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा हरित लवक, जिसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अब एक नाम सुना होगा कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या इसे क्या बोलते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित हमने एक क्रिया देखी होगी, CO2 + H2O = C6H12O6 + ऑक्सीजन। क्या क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सुना होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि जो भी पादप है उनकी क्या क्रिया है? भोजन कैसे बनाएंगे? वो भोजन बनाने की क्रिया क्या है? तो इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक और जो वातावरण से हमें तो क्या मिलती है? ऑक्सीजन। लेकिन पादप क्या ग्रहण करेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे?
वातावरण से तो CO2 ग्रहण करेंगे, साथ में जड़ों से क्या ग्रहण करेंगे, जल, और फिर क्या बनाएंगे, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो पादप क्या करते हैं, CO2 कहाँ से लेंगे, वातावरण से, जल कहाँ से लेंगे, जड़ों से, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। वो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। पादप क्या ग्रहण कर रहे हैं, CO2 ग्रहण कर रहे हैं। और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में। इससे पहले हमने देख लिया था कि हरित लवक किसकी उपस्थिति में कार्य करता है, प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ में क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक। तो इसमें इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और यह सामान्यतः यह हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। किस कलर का होगा, हरे कलर का होगा। और इसे क्या कहेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक और कोशिकांग था कोशिका में, जिसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कह रहे थे। क्या था वो, इस प्रकार से डायग्राम था उसका, कुछ याद हो तो। कुछ इस प्रकार से अंगुली नुमा आकृति निकल रही थी, क्रिस्टी निकल रही थी ना, क्रिस्टी बोल रहे थे हम इनको, याद हो तो। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर रहे थे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे थे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। और साथ ही हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट को भी क्या कहेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसमें खुद का क्या था, खुद का DNA था, खुद का ही RNA था, और खुद का ही क्या था, राइबोसोम था। इसमें भी क्या होगा, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट में खुद का DNA पाया जाएगा, खुद का RNA पाया जाएगा, और खुद का ही राइबोसोम पाया जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे इसे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इसमें लिखेंगे कि हरित लवक में शेम का क्या, DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, साथ में RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एवं राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्या कहेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहेंगे इसे। इसमें क्या है, खुद का DNA खुद का है, RNA भी खुद का है, और राइबोसोम भी खुद का है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहेंगे। इसके बाद में देखेंगे इसे क्या कहेंगे, साथ ही कोशिका का रसोई घर अर्थात किचन हाउस ऑफ सेल्स। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, पादप कोशिका में ही भोजन का जो भोजन है वो कहाँ पर बनता है, हरित लवक में। पता होगा कि पादप कोशिका वो क्या करती है, खुद बनाती है अपना भोजन। तो भोजन कहाँ पर बनेगा, हरित लवक में या क्लोरोप्लास्ट में। तो लिखेंगे
इसमें लिख लो कार्य में लिख लो, इसको अलग से टॉपिक डालो एक कार्य। कार्य में लिखेंगे, कार्य क्या है इसका? प्रकाश का संश्लेषण करना, अर्थात प्रकाश के संश्लेषण द्वारा क्या करेगा? भोजन बनाएगा। तो इसमें लिख लेंगे कि इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कार्य है इसका? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना। अब भोजन किस प्रकार से बनाएगा? अभी एक विक्रिया देखी थी, वो लिखेंगे इसमें कि इसमें क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश एवं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? वर्णक है। ये याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? एक तो प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि प्रकाश तो नाम आ रहा है, याद रह जाएगा। साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल नहीं होगा तो उस भाग में क्या नहीं पाई जाएगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसमें याद रखना है कि प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप कोशिका में पादप कोशिका के हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा? भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा इसमें? भोजन का निर्माण। अब भोजन के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक होंगे? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस और जल, वाटर। तो इसमें लिख लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में लिखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जड़ों से जल, और जल का फॉर्मूला क्या है? H2O ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है एक तो CO2 गैस और वाटर, और इसके साथ में प्रकाश की उपस्थिति होगी तभी एक क्रिया होगी, और साथ में क्लोरोफिल वर्णक चाहिए, क्लोरोफिल वर्णक चाहिएगा। अब लिखेंगे क्रिया। क्या चाहिए? एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में क्या चाहिए? वाटर। क्या मिलेगा? C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। साथ में ऑक्सीजन गैस जो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये किसको नहीं चाहिए? पादप को। पादप के किसी भी काम की नहीं है। ये पादप क्या करेगा? ऑक्सीजन को त्याग देगा अर्थात छोड़ देगा, और क्या करेंगे? मनुष्य या जो भी जंतु है वो ग्रहण कर लेंगे। अब देखो
कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है कार्बन 1, इसको संतुलन कर लेंगे 6 लगा देंगे, 6 तो कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन एक, यहाँ पर कितनी है O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, 6 से गुणा करेंगे 12 है, 12 ऑक्सीजन हो गई। साथ में यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितनी है 2 है, कितनी हो गई अब 12, 12 6 18, यहाँ पर कितनी है 12, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 6 लगा देंगे, कितनी हो जाएगी 12 तो ये 6 ये 18 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई 6 तो ये 12 ये 18 हो गई। हाइड्रोजन 12 है, 6 दूनी 12 है, और कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गई, यही है 3 कंपोनेंट ही। और उपस्थिति किसकी है प्रकाश की, प्रकाश की उपस्थिति सनलाइट। इसके साथ में क्लोरोफिल वर्णक। अब बचपन में सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है मुख्यतः। तो पत्तियाँ कैसी होती है ग्रीन कलर की होती है, क्यों होती है यार लिख लो, पर्णहरित वर्णक लिख लो, पर्णहरित वर्णक। अब पत्तियों में क्या पाया जाता है पर्णहरित वर्णक, या हरित लवक भी लिख सकते हैं, हरित लवक। ये पर्णहरित वर्णक कहाँ पर पाया जाता है हरित लवक में। तो या तो ये लिख सकते हैं कि पर्णहरित वर्णक पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है, किनमें पत्तियों में, क्योंकि पत्तियाँ कैसी होती है ग्रीन कलर की होती है, इसके कारण ही होती है पत्तियाँ ग्रीन कलर की। तो पत्ती मुख्यतः पत्तियों में क्या होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाएगी। और इसी क्रिया के कारण ये भोजन बना रहा है, इसी के कारण इसे क्या कहेंगे हमें पादप कोशिका का रसोई घर या किचन हाउस। इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसलिए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर या किचन हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा किचन हाउस या रसोई घर। ठीक है, इससे आगे देखेंगे रिक्तियाँ। रिक्तियाँ अर्थात वैकल्स किस में पाई जाएगी, वो भी पादप कोशिका में। अभी तक हमने जितने भी कोशिकांग देखे थे उनमें सिर्फ एक तो लवक और जो अब देखेंगे रिक्तियाँ, वो 2 ही कोशिकांग ऐसे हैं जो पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जंतु कोशिका में पाए जा रहे थे। क्या लिखेंगे रिक्तियाँ। अब बात आती है कि ये किस में पाई जाएंगी। पहले तो ये बात कि ये है क्या, तो ये क्या है कोशिकांग है। एग्जाम में पर्सन डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है कि रिक्तियाँ क्या है, कोशिका है, कोशिकांग है, उत्तक है, कुछ भी दे सकता है ना। तो क्या होगी कोशिकांग। क्या होगी कोशिकांग। उसके बाद में देखेंगे किस में पाई जाएगी, तो पादप कोशिका में। किस में पाई जाएगी पादप कोशिका में पाई जाएगी। अब पादप कोशिका में पाई जाएगी, साथ में देखेंगे कि यह कितना प्रतिशत भाग पादप कोशिका का। सपोज करो ये कोई कोशिका है, अब इसमें क्या होगा ये रिक्तियाँ। क्या है ये रिक्तियाँ। अब लगभग इस कोशिका का 90% यानी 90% भाग कौन ले रही है रिक्तियाँ ले रही है। अब इसमें आपको पता होगा कि क्या पाया जाता है कोशिका में, केंद्रक भी पाया जाता है। और केंद्रक के बारे में हमने पहले देखा था कि यह जरूरी नहीं है कि किसमें हो, मध्य में ही हो।
हमने इस प्रकार कोशिका बनाई थी और उसमें देखा था ये केंद्रक है। अब हमने लिखा था कि जंतु कोशिका में तो केंद्र कहाँ पर पाया जाएगा, मध्य में पाया जाएगा, लेकिन पादप कोशिका में जरूरी नहीं है कि केंद्र कहाँ पर हो, मध्य में ही हो, ये साइड में होता है। पादप कोशिका में क्या होता है, केंद्रक कोशिका झिल्ली की तरफ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कोशिका झिल्ली की तरफ, क्योंकि इसमें क्या होती है, रिक्तियाँ होती है। क्या होती है इसमें, रिक्तियाँ पाई जाती है। तो इसमें रिक्तियाँ आ गई यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, केंद्र को साइड में धकेल देगी। तो इसमें क्या होगा, केंद्रक कोशिका झिल्ली की तरफ मिलेगा। तो इसमें लिख लेते हैं रिक्तियाँ कोशिकांग होती है जो पादप कोशिका में ही पाई जाती है। अर्थात केवल और केवल किस में पाई जाएगी, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कितना प्रतिशत भाग गिरेगी, 90%। यह पादप कोशिका का 90% भाग ग्रहण करती है। इसलिए ही पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका झिल्ली की तरफ पाया जाता है। किधर पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली की तरफ पाया जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो तो इस प्रकार से कोई भी कोशिका का आवरण बना दिया, फिर क्या करेंगे, इसमें कोशिका रिक्तियाँ बना लेंगे। ये क्या बना लिया, रिक्तियाँ। ये बाहर वाला क्या है, कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका झिल्ली हो गई। ये क्या करेगी, 90%, ये भी लिख सकते हैं कि 90% भाग कवर कर रही है किसका, कोशिका का। इसके साथ ही देखेंगे इसके अंदर जो भी द्रव्य पदार्थ पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, कोशिका रस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कोशिका रस। इसमें लिखेंगे रिक्तियों में पाए जाने वाले समस्त रस को क्या कहेंगे, कोशिका रस। तो कोशिका रस कहा जाता है। रिक्तियों के अंदर क्या पाया जाएगा, रस पाया जाएगा। रस में क्या क्या होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बनिक अम्ल, एमिनो अम्ल। इस प्रकार से लिखना चाहो तो ग्लूकोज, सुक्रोज, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल। इस प्रकार से पदार्थ इसमें पाए जाएंगे, रिक्तियों में पाए जाएंगे। और रिक्तियों में पाए जाने वाले समस्त रस को एक साथ क्या कहेंगे, कोशिका रस कहेंगे। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।